हेलो एवरीवन, मैं आशा करती हूँ आप सभी ठीक होंगे। आपके अपने चैनल सपना स्टडी जोन पर आप सभी का स्वागत है। अगर आप सीटेट 2022 की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपको हेल्प करेगा आगामी परीक्षा में, क्योंकि आज की वीडियो के माध्यम से हम ईवीएस यानी पर्यावरण अध्ययन से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण 15 प्रश्नों की आज हम यहाँ पे चर्चा करने वाले हैं। भाई आज के जो ये 15 प्रश्न है ना, ये आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण सिद्ध होने वाले हैं। ठीक है, तो एक एक प्रश्न आपके काम का है आपकी परीक्षा के लिए। तो अंत तक हमारे साथ वीडियो में बने रहेंगे, पूरा वीडियो ध्यान से देखेंगे और कोशिश करेंगे कि सभी प्रश्नों के जो जवाब हैं आप सही तरीके से दे पाएँ। ठीक है, तो अगर वीडियो आपको पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक भी करेंगे। आपके लाइक और कमेंट एक मोटिवेशन का काम करते हैं, तो वीडियो को लाइक ज़रूर करेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और देखते हैं आज के अपने पहले प्रश्न को। भाई पहला प्रश्न आपके सामने है, निम्न में से कौन जड़ नहीं है। ठीक है, कौन सा ऐसा यहाँ पे ऑप्शन है जो कि जड़ नहीं है। भाई मूली, आलू, गाजर या शलजम। तो भाई इनमें आपको पता है कि आलू क्या होता है, आलू तना होता है, आलू जड़ नहीं होता है। ठीक है, तो आलू यहाँ पे जड़ नहीं है, हमसे नहीं पूछा है, तो यहाँ पे बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि आलू जड़ नहीं होता है, आलू तना होता है। अगला प्रश्न देखते हैं आज का। भाई अगला प्रश्न आपके सामने है, वे पशु जो अपने भोजन के लिए पौधों के उत्पाद पर निर्भर करते हैं वो क्या कहलाते हैं। भाई बहुत ही बच्चा क्वेश्चन है ये। ठीक है, इसे तो इसका तो बच्चा भी जवाब दे देगा, तो वो शाकाहारी कहलाते हैं। ठीक है, क्या कहलाते हैं, शाकाहारी कहलाते हैं। बढ़ते हैं आगे, देखते हैं आज के अगले प्रश्न को। निम्न में से कौन सा कार्बोहाइड्रेट का स्रोत नहीं है। भाई कार्बोहाइड्रेट का स्रोत नहीं है इनमें से, गेहूँ, मक्खन, मटर या चावल। भाई जो अनाज होते हैं वो तो सबसे ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट के स्रोत होते हैं। ठीक है, यहाँ पे जो कार्बोहाइड्रेट का स्रोत नहीं है वो कौन सा है, मक्खन। भाई मक्खन वसा का स्रोत होता है, कार्बोहाइड्रेट का स्रोत नहीं होता। ठीक है, तो मक्खन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है, प्रश्न संख्या 4। निम्न में से कौन शरीर की वृद्धि के लिए आवश्यक है। भाई शरीर की वृद्धि करने में, शरीर को ग्रो करने में इनमें से कौन सा तत्व आवश्यक होता है, कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन या फिर इनमें से कोई नहीं। तो भाई शरीर की वृद्धि के लिए आवश्यक होता है प्रोटीन। ठीक है, तो सी ऑप्शन यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आज का 5वां प्रश्न आपके सामने है, भाई निम्न में से कौन सा ऐसा विटामिन है जो रक्त के थक्के के लिए आवश्यक है। विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन डी या फिर विटामिन के। यहाँ पे जो करेक्ट आंसर आपका होगा वो होगा ऑप्शन डी, विटामिन के जो है वो रक्त के थक्के के लिए आवश्यक होता है। प्रश्न संख्या 6 आपके सामने है, भाई मृत और सड़ने वाले भोजन पर निर्भर रहने वाले जानवरों को कहते हैं। ठीक है, आपने देखा होगा ना कि जैसे कोई जानवर मर जाता है ना, या फिर जो सड़ा हुआ खाना होता है उसे कुछ जानवर खाते हैं। ठीक है, तो उन्हें क्या कहा जाता है, शाकाहारी तो नहीं कहा जाता, भाई मांसाहारी भी नहीं कहा जाता, सर्वाहारी भी नहीं कहा जाता। ठीक है, तो उन्हें क्या कहते हैं, स्कैवेंजर्स कहते हैं, मुर्दाखोर कहते हैं उन्हें। ठीक है, जैसे कि चील है, गिद्ध है, ये क्या होते हैं, दूसरे जानवरों को खाते हैं, है ना, जो मर जाते हैं, खास करके जो जानवर, उनका जो मांस, सड़ा हुआ मांस होता है उसको खाते हैं, तो उन्हें मुर्दाखोर या स्कैवेंजर्स कहा जाता है। तो डी यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे, देखते हैं आज के 7वें प्रश्न को। निम्न में से जल जनित बीमारी की पहचान कीजिए। भाई कौन कौन सी ऐसी बीमारियां हैं जो जल जनित बीमारी हैं। हेपेटाइटिस, पेट का संक्रमण, टाइफाइड या फिर उपरोक्त सभी। भाई बताएंगे इनमें से कौन सी ऐसी बीमारी है जो गंदे जल के कारण फैलती है। तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन आपका हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। भाई ये सभी बीमारियाँ ऐसी हैं जो कि गंदे पानी से फैलती हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हेपेटाइटिस है, ये भी गंदे पानी के कारण होता है, और पेट का संक्रमण भी होता है, भाई ये तो हम जानते ही हैं, है ना। और टाइफाइड भी क्या है, जो पानी होता है, जल जन्य मतलब पानी से फैलने वाला जो रोग है वो टाइफाइड भी है। और इसके अलावा ये जो यहाँ पे डी ऑप्शन है ये आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक, तो बढ़ते हैं आगे, देखते हैं आज के 8वें प्रश्न को। ये बहुत ही अच्छा प्रश्न है और परीक्षा में आपसे बहुत बार पूछा जाता है। एक शिक्षक हैं, अपने छात्रों को बताते हैं कि जल एक निकाय है जिसमें कि खारा पानी है। इसमें नमक की सांद्रता लगभग 300 ग्राम प्रति लीटर होती है। इस पानी में कोई डूब नहीं सकता। शिक्षक किसका संदर्भ देता है। भाई अगर आपने ईवीएस पर्यावरण अध्ययन अगर आपने पढ़ा है 3rd 4th 5th क्लास का, तो वहाँ पे आपने मृत सागर का जो टॉपिक है वो आपने ज़रूर पढ़ा होगा। ठीक है,
तो मृत सागर जो है इसकी विशेषता क्या है भाई, इसमें नमक की सांद्रता क्या होती है, बहुत ज़्यादा होती है। मतलब 1 लीटर पानी में आपका 300 ग्राम तक नमक होता है, ठीक है। 1 लीटर पानी में 300 ग्राम तक नमक इसमें पाया जाता है। तो भाई आप खुद ही सोच सकते हैं कि ये जो पानी है ये कितना ज़्यादा कड़वा होता होगा पीने में, ठीक है। अब इसमें नमक की मात्रा इतनी ज़्यादा होती है, पानी इतना ज़्यादा खारा होता है कि इस पानी में ना कोई डूब नहीं सकता। इसमें अगर आप गलती से गिर भी जाएंगे ना तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको तैरना भी नहीं आता तो यहाँ पे क्या होगा, आप डूबोगे नहीं बिल्कुल भी, ठीक है। तो वो कौन सा सागर है, मृत सागर है। भाई यहाँ पे टीचर किस सागर के बारे में बता रहा है, तो वो मृत सागर के बारे में बता रहे हैं। बढ़ते हैं आगे, प्रश्न संख्या 9 आपके सामने है। लगभग पृथ्वी पर ताज़ा जल किस मात्रा में उपस्थित है। भाई 3% है, 8% है, 12% या फिर 1%। भाई जो पृथ्वी पे ताज़ा जल है ना, जो पीने योग्य है, सचमुच जो पीने योग्य जल है, उसकी जो परसेंट है वो कितनी है, तो भाई वो 3% है, ठीक है। 3% पृथ्वी पे जो जल है वो पीने लायक है, ताज़ा जल है ना। बाकी का जो पानी है ना 97%, भाई 3% तो हमारे पीने लायक है, ताज़ा जल है, मीठा जल है। उसके अलावा जो 97% जो पानी है वो नमकीन है ना। वो पृथ्वी पे समुद्रों के रूप में पाया जाता है, जिसमें कि नमक वाला पानी होता है, खारा पानी होता है, ठीक है। तो 3% है जो कि ताज़ा जल हमें मिलता है। भाई देखते हैं प्रश्न संख्या 10। यदि एक व्यक्ति को तैरना नहीं आता, ठीक है, वह दुर्घटनावश मृत सागर में गिर जाता है तो क्या होगा। भाई अगर कोई व्यक्ति है उसको स्विमिंग करना नहीं आता है और वो डेड सी में अगर गिर जाएगा तो क्या होगा, वो तुरंत डूब जाएगा। उसका शरीर पहले गहराई में जाएगा, फिर ऊपर आ जाएगा, या फिर वो पानी पे तैरता रहेगा। पहले वह तैरेगा, फिर धीरे धीरे शरीर उसका समुद्र में डूब जाएगा। भाई क्या होगा, जैसा कि हमने अभी चर्चा की कि वहाँ का जो पानी है बहुत ज़्यादा खारा है ना। नमक की सांद्रता उसमें बहुत ज़्यादा होती है, लगभग 1 लीटर पानी में 300 ग्राम तक नमक पाया जाता है। तो भाई क्या होगा, वो पानी पे तैरता रहेगा, वो डूबेगा नहीं पानी में, ठीक है। तो सी ऑप्शन यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा। देखिए हमने अभी जो डेड सी है, मृत सागर है, उससे संबंधित 2 प्रश्नों को देख लिया। तो भाई इसी टाइप के प्रश्न आपके बनते हैं एग्जाम में। अगला प्रश्न देखेंगे यहाँ पे, प्रोटोजोआ। भाई प्रोटोजोआ के कारण होने वाली बीमारियां हैं। कौन कौन सी बीमारियां हैं, यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए हैं और नीचे यहाँ से आपको अपने ऑप्शंस को सिलेक्ट करना है, ठीक है। तो पहला है टाइफाइड यानी मियादी बुखार, अमीबी पेचिश, अमीबी डाइसेंट्री, जुकाम या इन्फ्लुएंजा, या फिर मलेरिया। तो भाई प्रोटोजोआ के कारण जो फैलने वाले जो रोग होते हैं वो कौन से हैं, आपको सेलेक्ट करके बताना है। तो टाइफाइड जो है वो एक जीवाणु जनित रोग है, ठीक है, जबकि जो जुखाम है वो विषाणु के कारण होता है, ठीक है। तो भाई टाइफाइड किसके कारण हुआ, जीवाणु के कारण होता है, और जुखाम किसके कारण होता है, विषाणु के कारण होता है। तो इसके अलावा जो अमीबी पेचिश और मलेरिया प्रोटोजोआ है ना, ये प्रोटोजोआ के कारण होते हैं, यानी बी एंड डी। तो बी और डी आपका करेक्ट हो जाएगा, यानी सी ऑप्शन यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन बी एंड ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा। अमीबी पेचिश और मलेरिया जो है, मलेरिया जो है ये प्रोटोजोआ के कारण होने वाले रोग हैं। बढ़ते हैं आगे, अगले प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न संख्या 12। भाई मलेरिया है ना, जो मच्छरों से फैलने वाला जो रोग है मलेरिया, इसकी दवा बनाने में किस पेड़ का उपयोग किया जाता है, यानी किस पेड़ की जो छाल होती है ना उसका उपयोग किया जाता है। किसका किया जाएगा भाई, कुनैन सिनकोना का, नीम, अशोक या बहेड़ा। तो भाई कुनैन यानी सिनकोना के पेड़ की छाल से मलेरिया की दवा बनाई जाती है। कुनैन सिनकोना दोनों एक ही पेड़ का नाम है, ठीक। तो बढ़ते हैं आगे, अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 13 आपके सामने है। निम्न में से कौन सा हमारे शरीर के पानी के उत्सर्जन के बारे में सही नहीं है। भाई पसीना बिल्कुल सही है। भाई पसीने के माध्यम से भी हमारे शरीर में क्या होता है, जो गंदगी होती है ना, उसका उत्सर्जन होता है, वो बाहर निकलती है। मूत्र के माध्यम से भी होता है। भाई जलवाष्प नहीं होता है, ठीक है। तो यहाँ पे सी करेक्ट हो जाएगा कि भाई जलवाष्प है, जिसके माध्यम से हमारे शरीर से पानी के उत्सर्जन के बारे में ये जो ऑप्शन है ये सही नहीं है। बढ़ते हैं आगे, प्रश्न संख्या 14। जल की अस्थायी कठोरता को दूर किया जा सकता है। भाई कैसे दूर किया जा सकता है जल की अस्थायी कठोरता को, तो भाई उबाल कर इसको दूर किया जा सकता है। डी यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा। आज का 15वां और आखिरी प्रश्न है भाई डैश
सार्वभौमिक विलायक है। कौन सा है इसमें से जो सार्वभौमिक विलायक है? पारा, नमक, वायु या पानी? तो भाई पानी। ठीक है, पानी क्या है? सार्वभौमिक विलायक है। तो ये तो था आज का आखिरी प्रश्न। उम्मीद करूंगी वीडियो आपको पसंद आया होगा, हेल्पफुल रहा होगा आपके लिए। ऐसी वीडियोस मैं आपके लिए लाती रहूंगी। अब हम मिलेंगे अगली वीडियो में कुछ नए प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए आप सभी को गुड बाय।